या मैं कोशिश करूंगा लिखूंगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. Friends, in today's session, we are going to start with the basics of the accounting. What are the accounting is? What are the advantages? What are the limitations of the accounting? Let's start with the topic. First topic is meaning of accounting. एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. व्हाट एक्चुअली अकाउंटिंग इज. फ्रेंड्स, एक सिंपल सा एग्जाम्पल. लेट्स से एक फ्रेंड है आपका जिसका नाम है रामू. रामू को पॉकेट मनी मिलती है. रामू को फर्स्ट ऑफ द मंथ, लेट्स से 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज की पॉकेट मनी मिलती है. अब रामू को पॉकेट मनी मिल गई तो रामू अब अपने सारे एक्सपेंसेस क्या इस पॉकेट मनी से ही करेगा? यस, पॉकेट मनी से ही करेगा. रामू ने कुछ एक्सपेंसेस करे. रामू ने 1 अप्रैल को कुछ एक्सपेंस करा, 2 अप्रैल को फिर करा. अब रामू कहता है पैसा खर्च हो रहा है, क्यों ना सारे एक्सपेंसेस को मैं एक ही जगह रिकॉर्ड कर लूं. तो रामू ने क्या करा? रामू ने जैसे ही कुछ एक्सपेंसेस करे तो रामू ने उसको नोट करना स्टार्ट कर दिया. रामू ने कहा 1 अप्रैल को मेरा 500 रुपीज का फूड पे एक्सपेंस हो गया. लेट्स से 200 रुपीज रामू ने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिए, कहीं घूमने चला गया था. 1000 रुपीज रामू ने मूवी पे खर्च कर दिए. सिमिलरली रामू ने 2 अप्रैल को भी कुछ खर्चा करा होगा. 2 अप्रैल को लेट्स से उसने दोबारा से 200 रुपीज का फूड पे खर्चा कर दिया. फिर उसने 100 रुपीज का मोबाइल एक्सपेंस, मोबाइल रिचार्ज करवा लिया. सिमिलरली रामू ने बहुत सारे एक्सपेंसेस करता चला गया. रामू जैसे जैसे एक्सपेंसेस हुए उन्हें क्या करने लगा? उन्हें राइट डाउन करने लग गया, दैट इज उन्हें रिकॉर्ड करने लग गया. अब 30th अप्रैल आ गया. 30th अप्रैल को रामू ने कहा यार बहुत एक्सपेंसेस हो गए, इन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा. अब इन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए रामू ने कहा चलो देखता हूं कि टोटल फूड पे कितना खर्चा हुआ. अब टोटल फूड पे कितना खर्चा हुआ ये जानने के लिए रामू ने क्या करा? 1 अप्रैल पे गया. 1 अप्रैल पे देखा तो उसने क्या कहा कि भैया फूड पे कितना खर्चा हुआ है? 500. तो फूड के आगे उसने कितना लिख दिया? 500. फिर 2 अप्रैल वाले कागज पे गया. 2 अप्रैल वाले कागज पे गया तो फूड पे कितना एक्सपेंस हुआ है? 200. सिमिलरली जितने और रामू ने एक्सपेंस करा वो सारे रामू लिखता चला गया. सिमिलरली फिर उसने कुछ एक्सपेंसेस करे होंगे ट्रैवल पे, तो रामू ने ट्रैवल वाला एक्सपेंस उठाए. 1 अप्रैल को रामू ने ट्रैवल से रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस करे थे? 200 के. और भी कुछ एक्सपेंसेस करे होंगे रामू ने, तो वो सारे एक्सपेंसेस रामू क्या करा? लिखता चला गया. फिर उसके बाद रामू ने ये जानना चाहा कि भैया मेरे को मिले थे 10,000 रुपीज. लेट्स से एग्जाम्पल मिले थे 10,000 रुपीज. मेरा फूड पे एक्सपेंस हो गया फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टोटल 700. ट्रैवल पे एक्सपेंस हो गया लेट्स से 1,000 रुपीज. ऐसे करते करते टोटल एक्सपेंसेस हो गए 9,000 रुपीज के. तो रामू ने एक स्टेटमेंट बनाकर एक समराइज कर दिया कि भैया मिले थे 10,000 रुपीज, एक्सपेंसेस हो गए 9,000 के. तो अभी भी रामू के पास कितना होना चाहिए? पॉकेट में 1,000 रुपीज का बैलेंस होना चाहिए. क्या हम ये अपनी डेली लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब रखते हैं अपने पैसों का? यस. तो सबसे पहले रामू ने जब रामू ने एक्सपेंसेस करे तो सबसे पहले लिखना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड. जैसे ही कोई एक्सपेंस हुआ था तो रामू ने सबसे पहले क्या करा? रिकॉर्ड करा. फिर उन सारे एक्सपेंसेस को एक जगह लिखा जो फूड से रिलेटेड थे, जो ट्रैवल से रिलेटेड थे. दैट इज कॉल्ड क्लासिफाई करना. दैट इज कॉल्ड क्लासिफाई करना. क्लासिफाई करना मतलब कि एक ही एक तरीके के एक्सपेंसेस को एक जगह लिखना.
a similar nature of expenses is recorded at a one place. तो रिकॉर्ड करने के बाद रामू ने क्या करा, क्लासिफाई करा, और क्लासिफाई करने के बाद रामू ने क्या करा, समराइज करा। समराइज करना मतलब पूरी स्टेटमेंट्स को एक ही जगह रिकॉर्ड कर देना, पूरे महीने की एक समरी बना देना कि मिले थे 10,000, एक्सपेंसेस हो गए 9,000 के, दैट इज कॉल्ड समरी। तो फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था रिकॉर्ड करना। सबसे पहला स्टेप क्या था, रिकॉर्ड करना। फिर दूसरा स्टेप क्या था, क्लासिफाई करना, और फिर थर्ड स्टेप क्या था, समराइज करना। तो सिमिलरली अकाउंटिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। चलिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट एक्चुअली अकाउंटिंग इज। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है, किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफाइड मैनर। सिग्निफाइड मैनर क्यों कहा गया, अगर इंडिया में हर बिजनेसमैन अलग तरीके से अकाउंटिंग करता तो क्या बीइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या बीइंग एज अ लेमैन, क्या आप हर बिजनेस की अकाउंटिंग को समझ पाते, नहीं समझ पाते। तो इसीलिए अकाउंटिंग एक कला है, एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको सीखना पड़ेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, अकाउंटिंग में सारी ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होती हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपने 1,000 रुपीस का स्टेशनरी खरीदा तो आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे 1,000 रुपीज। आप ये नहीं लिखोगे मैंने 20 पेन्स खरीदे। आप अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी। Transactions and events which are in part at least of financial character। सर आपने कहा मनी में रिकॉर्ड करना है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो वो सारी की सारी मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एम्प्लॉयज की लॉयल्टी, एम्प्लॉयज की नॉलेज, एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस, क्या ये सब चीजें भी मनी की टर्म्स में कैलकुलेट हो पाती हैं, नहीं हो पाती। इसी वजह से अकाउंटिंग में कहा गया कि जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है, फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ can be measured in terms of money and interpreting the result thereof। उसके बाद आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने क्लासिफाई कर दिया, आपने समराइज कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, डिसीजन लेना है कि अब आपको आपके फ्यूचर के गोल्स क्या होंगे। आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है या आपके अपने बिजनेस में कहां पे ग्रोथ करनी है, कहां पर आपने अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। आप फ्यूचर के डिसीजंस कैसे लेते हो, अपने पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखकर ना। हमने 11th क्लास में कॉमर्स ली तो क्या देख कर लिया कि भैया 10th में हमारे 70% आए, 90% आए, हम कॉमर्स करेंगे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो दैट इज व्हाट सिमिलरली इन द अकाउंटिंग। सिमिलरली इन दी अकाउंटिंग आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हो, आप अपने फ्यूचर के गोल्स, फ्यूचर के टारगेट्स डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में आप क्या करोगे, राइट। तो दोबारा से देखते हैं इस डेफिनेशन को एक बार। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब एक तरीका है, एक फॉर्मेट है।
उस फॉर्मेट को अभी हम देखेंगे कि वो फॉर्मेट कैसे बनता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, हर ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करना है? मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। और मनी की टर्म्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकती हैं जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड ही नहीं है वो मनी की टर्म्स में इवैल्यूएट ही नहीं हो सकती, तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं हो सकती। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ये डेफिनेशन इशू करी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सिमिलरली अमेरिका का इंस्टीट्यूट है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्या दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं फ्रेंड्स, बुक कीपिंग एक बहुत नैरो टर्म है, एक बहुत छोटी सी टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक ही इन्वॉल्व करता है। बुक कीपिंग एक बहुत स्मॉल टर्म है दैट इंक्लूड्स ओनली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, वेयरएज अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म। अकाउंटिंग में हम बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, अपने रिजल्ट को समराइज करना, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब फ्यूचर के गोल्स, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग डिसाइड करना, फ्यूचर के टारगेट्स डिसाइड करना, और फिर उन अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। दैट इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? एक नैरो टर्म है, एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग क्या है? नैरो है, whereas accounting is a wider term. चलिए देखते हैं डिफरेंस। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, whereas अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफाइंग तो आता ही है, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग भी आता है। नेक्स्ट, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिकली हमारी डेली की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और उनको क्लासिफाई कर देता है लेजर्स में। बट वेयर एज अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है, अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब भी इन्वॉल्व है, राइट? बुक कीपिंग, मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम दीज रिकॉर्ड्स। आप मुझे खुद बताओ, क्या आप सिर्फ लेजर्स बनाकर अपने डेटा को क्लासिफाई कर क्या आप मैनेजरियल गोल्स, अपने फ्यूचर के टारगेट्स डिसाइड कर पाओगे? जब तक आप सबकी बैलेंस शीट बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक आप फ्यूचर के गोल्स और टारगेट्स डिसाइड नहीं कर पाते। तो अकाउंटिंग से मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, वेयरएज बुक कीपिंग से मैनेजमेंट डिसीजंस नहीं ले पाता। बुक कीपिंग एक क्लेरिकल नेचर का है। अ सिमिलर वर्क इज रिपीटेटिव, बार बार रिपीट करना, ट्रांजैक्शन हुई, उसको जर्नल एंट्री पास कर दी, फिर उसको क्लासिफाई कर दिया इन लेजर। वेयरएज अकाउंटिंग एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो कुछ रिजल्ट। लेट्स से एग्जांपल, एनालाइज करना मतलब बेसिकली अपने रिजल्ट को, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना कि हम आगे कैसे एक्सपैंड करेंगे। क्या हमें इंडिया में और मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाहिए? क्या हमें ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहिए? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बैलेंस शीट के बेसिस पे ही डिसीजन लेती हैं? यस, सब कंपनीज अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर ही डिसीजन लेते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग करते हैं पूरे साल, सर अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनने जा रहे हैं। अब व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग? क्या फायदा है अकाउंटिंग करने से? आप खुद सोच रहे हैं, क्या अकाउंटिंग करने से मुझे कुछ फायदा है? यस। पहला फायदा, इट रिप्लेस योर मेमोरी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अकाउंटिंग में अपने डेटा को रिकॉर्ड कर दिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सर हमसे तो कल का पढ़ा ही याद नहीं रह पाता। तो क्या आप अपने अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन को याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। इसीलिए अकाउंटिंग करी जाती है। दैट रिप्लेस योर मेमोरी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस। कितना आपको प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तभी तो पता चलेगा व्हाट एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस इन द एंड। नेक्स्ट, ए सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट बनाकर। क्या आप ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाते हो? यस। बैलेंस शीट बनाकर हमें पता चलता है कि व्हाट एक्चुअली माय फाइनेंशियल पोजीशन इज। मेरे पास कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, मेरा कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, ये सब मुझे बैलेंस शीट बताता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर के टारगेट्स, फ्यूचर के गोल्स डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग हेल्प करता है। अगर मैं अकाउंटिंग ही नहीं करूंगा तो क्या मुझे पता चल पाएगा मैंने कितना पैसा कमाया, मेरे को क्या कौन से एक्सपेंसेस कंट्रोल करने चाहिए, मुझे कहां पर फोकस करना चाहिए, व्हाट आर दी माय वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस करना, ये सब कैसे हो पाता है? जब आप अकाउंटिंग करते हो। एक्ट एज ए लीगल एविडेंस। इट एक्ट एज ए लीगल एविडेंस कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट में एज अ एविडेंस दिखा सकते हो? यस, आप कोर्ट में एज अ एविडेंस दिखा सकते हो। आपके पास सेल्स इनवॉइस होंगे, परचेज इनवॉइस होगा, बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, तो क्या कोर्ट में आप अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवा पाओगे आसानी से? यस। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। फ्रेंड्स, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला आपसे क्या मांगता है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है, आपसे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स मांगता है। अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं करोगे तो क्या आप अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैंक को दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। तो इट हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कंपैरिजन। हर बिजनेसमैन क्या अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करता है? यस, करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। क्या पेप्सी कोका कोला के साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करता होगा? यस, करता है। अगर पेप्सी, आप सोचो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं करता, वो कहता मैं नहीं करूंगा अकाउंटिंग, मैं नहीं बनाऊंगा बैलेंस शीट, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा ट्रांजैक्शंस को, तो क्या वो अपने रिजल्ट कोका कोला के साथ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर पाता? नहीं कर पाता। तो इट हेल्प्स इन कंपैरिजन विद योर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट, कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। हमारी लॉ सिस्टम भी मैंडेटरी करता है हर कंपनीज को अकाउंटिंग करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। तो अकाउंटिंग करने का एक एडवांटेज क्या है कि आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी क्या हो जाती हैं? फुलफिल हो जाती हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अब हमने बहुत सारी एडवांटेजेस तो देख ली। लेट्स सी कि सर क्या कुछ लिमिटेशंस या कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं अकाउंटिंग के? क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अकाउंटिंग करने के लिए? यस। The next topic is limitations of accounting. क्या नुकसान है अकाउंटिंग में? पहला, फर्स्ट इज इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्यों इग्नोर कर देता है? क्योंकि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी पढ़ा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव
फाइनेंशियल करेक्टर। जिसका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करता। अब क्या हर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन मनी में इवैल्यूएट हो सकती है? नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी का 20 इयर्स पुराना एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला गया। अब अगर 20 इयर्स पुराना एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला जाता है तो क्या कंपनी को लॉस होगा? बिल्कुल होगा। कंपनी के एम्प्लॉय से जाने से एक्सपीरियंस, नॉलेज एम्प्लॉय के साथ चला गया। अब जब नया एम्प्लॉय आएगा तो क्या नया एम्प्लॉय भी उसी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और कंपनी को क्या उससे लॉस हो जाएगा? यस, बट दैट लॉस कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देता है, सिर्फ मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करता है, और वो भी उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जिसका फाइनेंशियल करेक्टर है। अगर फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मींस दैट कैन बी इजीली मैन्युपुलेटेड। मैन्युपुलेट हो सकती है आसानी से। क्यों मैन्युपुलेट हो सकती है आसानी से? क्यों? क्योंकि सर अकाउंटिंग में सिर्फ मनी से ही तो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अब आप देखते हो कि नीरव मोदी स्कैम या फिर सत्यम स्कैम, ये सब स्कैम क्यों हुए? इतने बड़े बड़े घोटाले हमारी कंट्री में क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। विंडो ड्रेसिंग, मैन्युपुलेट कर देना, अपने हिसाब से अपनी अकाउंटिंग को बनाना, दैट इज मैन्युपुलेशन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एस्टिमेट। बहुत सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एस्टिमेशन बेस्ड होती हैं। एस्टिमेशन बेस्ड होती हैं जैसे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक फिक्स्ड एसेट, एक मशीनरी खरीदी, लेट्स से 10 लाख रुपीस की। अब 10 लाख रुपीस की आपने मशीनरी खरीदी, आप कहते हो सर इसकी लाइफ एस्टिमेट करो कि कितने साल चलेगी। मैं कहता हूं 10 साल चलेगी। अब ये जो 10 इयर्स एक्चुअल लाइफ है या एस्टिमेटेड लाइफ है? ये एस्टिमेटेड लाइफ है, और इसी के बेस पे हम क्या कर देते हैं? अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं अपने एसेट पे। तो अकाउंटिंग करते हुए हमें बहुत सारे एस्टिमेट लेने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें एक्चुअल नहीं होती, एस्टिमेटेड होती हैं। नेक्स्ट, इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि जब इन्फ्लेशनरी मार्केट होती है या डिफ्लेशनरी मार्केट होता है, जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है प्राइसेस में, अकाउंटिंग उन प्राइसेस को क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं कहता हूं आज मैंने एक 10 लाख रुपीस की कार खरीदी। आप कहते हो सर 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगा दो कि हमने 1 साल गाड़ी को इस्तेमाल कर लिया, तो 1 साल बाद गाड़ी बची कितने की? 9 लाख रुपए की। क्या फ्रेंड्स एक्चुअल में मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कार, 1 ईयर ओल्ड कार, इज 9 लाख? नो, मार्केट वैल्यू तो डिफरेंट होगी, बट मैं अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड 1 साल पुरानी गाड़ी को कितने पे कर रहा हूं? 9 लाख रुपए पे। तो दैट इज इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस। मार्केट के फ्लक्चुएशंस को, मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देता है अकाउंटिंग, और अपने एसेट्स को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इट इग्नोर्स द चेंजेस इन द प्राइस लेवल. So these are the 4 limitations of the accounting. Next topic is users of accounting information. सर हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? क्या ये किसी के लिए यूजफुल है? क्या इसे कोई इस्तेमाल करेगा? Yes, and these users are called stakeholders.
स्टेक होल्डर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी पर्सन हमारी रिजल्ट जानने में इंटरेस्टेड है, जो भी पर्सन अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के रिजल्ट जानने में इंटरेस्टेड है, दैट आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो हमने यूजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं, क्या वो पर्सन्स भी इंटरेस्टेड होते हैं अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने में? यस। चलिए देखते हैं वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट, ओनर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ओनर्स फ्यूचर के गोल्स, फ्यूचर के टारगेट डिसाइड करने के लिए क्या कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं? यस, करते हैं। भाई आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया 2 करोड़ का, अब आप ये कोई ना कहोगे मेरा अगले साल का टारगेट है 500 करोड़ रुपीस कमाना। आप अपने फ्यूचर के डिसीजंस कैसे लेते हो कि सर हमने करंट ईयर में 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो हम नेक्स्ट ईयर टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से 5 करोड़ का। तो आपने जो अपना 5 करोड़ का टारगेट बनाया वो कैसे बनाया? क्या पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखकर बनाया? यस। तो ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्यूचर के गोल्स, टारगेट्स डिसाइड करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट, मैनेजर्स। मैनेजर्स इंटरेस्टेड होते हैं अपने डेली के टारगेट अचीव करने में। भाई मेरे बॉस ने जो टारगेट दिए हैं, क्या मैं उन्हें अचीव कर पा रहा हूं? क्या कंपनी की प्रोडक्शन जो टारगेट है क्या वो अचीव हो रही है? क्या कंपनी सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है क्या कंपनी की प्रॉपर है? क्या कंपनी के जितने एक्सपेंसेस हमने बजट में लिखे थे या बजट में रखे थे, क्या एक्चुअल एक्सपेंसेस भी उतने ही हो रहे हैं? अगर बजट और एक्चुअल में डिफरेंस है तो वो क्यों हो रहा है इतना डिफरेंस? क्या ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स का काम है जानना? यस। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज और वर्कर्स। एम्प्लॉयज और वर्कर क्यों इंटरेस्टेड होता है? वर्कर इंटरेस्टेड होता है बोनस के लिए। बहुत सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। अब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। तो क्या एम्प्लॉय कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता होगा? यस, करता है कि सर क्या इस साल कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बोनस भी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। तो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड फॉर द बोनस, जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके पास एक चॉइस है, सर किंगफिशर एयरलाइंस में भी आपको जॉब मिल रही है और आपको टाटा में भी जॉब मिल रही है। आप कहोगे सर किंगफिशर एयरलाइंस में रहने दो, विजय माल्या तो भाग गया। आप जॉब सिक्योरिटी भी देखते हैं कि जो कंपनी ग्रोथ कर रही है, सर टाटा ग्रो अच्छा कर रही है, तो हम किस में जॉब करना प्रेफर करेंगे? टाटा ग्रुप में प्रेफर करेंगे। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज और वर्कर जॉब सिक्योरिटी, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अगर कंपनी फ्यूचर में बंद होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कॉन्टिन्यूअस लॉसेस में जा रही है, 1-2 साल में ऐसा लगता है कंपनी बंद हो जाएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी जॉब चेंज करने के लिए साथ साथ इंटरव्यूज देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इंटरनल यूजर्स में हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के ओनर्स, हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इंटरेस्टेड होते हैं फॉर सेटिंग द फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर टारगेट्स। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को एक्सपैंड करना है या नहीं करना, कंपनी कितना रिजर्व रहेगा कंपनी में, कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी शेयर होल्डर्स को, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये सारे डिसीजंस किसके बेस पे लिए जाते होंगे? फाइनेंशियल रिजल्ट के बेस पे ही ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजर्स। मैनेजर्स इंटरेस्टेड होते हैं डेली के टारगेट्स अचीव करने के लिए, डेली टारगेट्स बनाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को काम समझाने के लिए उनके टारगेट्स बनाना। जॉब सिक्योरिटी भी मैनेजर्स और वर्कर्स के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट देखने के लिए।
Next is external users. External users are basically those persons which are outside the organization but interested in our result, कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. The first point is suppliers and creditors. जो भी हमें सामान देता है, जो हमारे सप्लायर्स हैं, क्या वो इंटरेस्टेड होते हैं हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने में? यस. मैं एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से मैंने अपने क्रेडिटर से 5 करोड़ का सामान क्रेडिट पे खरीदा. क्या क्रेडिटर मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना चाहेगा कि क्या मैं एक्चुअली में आफ्टर 2 मंथ उसका पैसा वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? फ्रेंड्स, आपसे आपका फ्रेंड अगर 1000 रुपीज भी उधार मांग लेता है तो क्या आप उसको ऊपर से नीचे एक बार देखते हो? यस. कि क्या वो एक्चुअली में मेरा पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और कंपनीज में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर ही तो पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. तो सप्लायर्स और क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की एसेट जानने में, कि कंपनी के कितने एसेट हैं, कंपनी में कितनी कैपिटल लगा रखी है ओनर्स ने. नेक्स्ट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब वो पर्संस जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. पोटेंशियल मतलब अभी इन्वेस्ट करा नहीं है, करना चाहते हैं. दैट आर कॉल्ड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या देखना चाहोगे? यस. भाई, आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल है. आपके पास 1 लाख रुपए हैं. मैं कहता हूं कि बताओ आप टाटा, रतन टाटा को उधार दोगे या किंगफिशर के विजय माल्या को उधार दोगे? आप क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे टाटा ग्रुप की और किंगफिशर एयरलाइंस की? तभी तो अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे कहीं पर भी. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है जानने के लिए कि जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है क्या वो लीगल है या नहीं है. क्या कंपनी के जितने भी लॉज हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा. ऐसा तो नहीं कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन इलीगल बिजनेस कर रही हैं, गलत तरीके से प्रॉफिट कमा रही हैं. तो ये सब भी जानने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है. अब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है टैक्स के लिए, कि क्या कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स ठीक तरीके से पे कर रही है या नहीं पे कर रही. टैक्स किस पे करा जाता है? प्रॉफिट पे. और प्रॉफिट कहां से निकलेगा? फाइनेंशियल रिजल्ट से. दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना. नेक्स्ट है पब्लिक एंड कस्टमर्स. पब्लिक एंड कस्टमर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कस्टमर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि जो भी कंपनी एमआरपी चार्ज कर रही है क्या वो नॉमिनल है, कंपनी क्या अनड्यू एडवांटेजेस तो नहीं उठा रही कस्टमर की. सी, इन आवर सोसाइटी वी ऑलवेज प्रेफर कि हर उस बिजनेसमैन को अच्छा कहा जाता है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर रहा हो. तो कंपनीज का मेन प्रॉफिट नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पब्लिक एंड कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड टू नो कि जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है क्या वो ठीक तरीके से कमा रही है. ऐसा तो नहीं कि कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है मार्केट में ताकि अनड्यू एडवांटेजेस उठा सके अपने कस्टमर्स के लिए. नेक्स्ट, लेंडर्स एंड बैंक. अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं या लेंडर्स जो मुझे लेट्स से एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, क्या ये सब भी इंटरेस्टेड होते हैं मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानने में? यस. अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो क्या बैंक मेरी हर साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना चाहेगा, कहीं मैं उसका पैसा मिस यूटिलाइज तो नहीं कर रहा. तो इन सब चीजों के लिए बैंक्स और लेंडर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं. तो दीज आर दी बेसिकली कॉल्ड दी स्टेक होल्डर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. स्टेक होल्डर्स मीन्स यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट बन सके, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड 5 statements. First is profit and loss account. Second is balance sheet. Next is cash flow statement. इन सब टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में भी करेंगे। नेक्स्ट इट्स नोट्स टू अकाउंट्स एंड नेक्स्ट इज चेंज इन इक्विटी। ये 5 स्टेटमेंट्स को मिलाकर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। इन पांचों टॉपिक्स को, इन पांचों स्टेटमेंट्स को हम बाद में अलग अलग डिस्कस करेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट। currently we are talking about the qualitative characteristics. What are the basic qualities that should be included in our financial statements to make them proper, to make them good? चलिए देखते हैं क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए। First, understandability. Understandability means it should be easy to understand. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया और सिर्फ आप ही को समझ में आए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरी पर्सन, वेदर इट इज अ प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल पर्सन। आप कंपनी की बैलेंस शीट देखकर आपको समझ में आना जाना चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने एसेट लिखे हैं, कितनी लाइबिलिटीज लिखी हैं। दैट मीन्स इट शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट एंड इन प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्म। नेक्स्ट इज रेलेवेंस। हर इंफॉर्मेशन जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जो भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो जरूरत नहीं है, जो बहुत छोटे अमाउंट की इंफॉर्मेशन है, आप उन इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हो। बट जितनी भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपके अकाउंटिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंपैरेबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजी टू कंपेयर करनी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, कंपैरेबिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल कंपैरिजन एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन। क्या आप अपने परफॉर्मेंस को अपने पास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करते हो? यस, करते हो। आप 11th क्लास के फर्स्ट टर्म के नंबर और सेकंड टर्म के नंबर्स को क्या कंपेयर करते हो? यस। सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या अपने 2012 के अकाउंटिंग के प्रॉफिट को क्या 2011 के प्रॉफिट से कंपेयर करता है? यस, करता है कि हमने कितना ग्रो करा इस साल, हमें आगे क्या क्या करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपैरिजन, अपने आप से अपने आप को कंपेयर करना। सेकेंड इज एक्सटर्नल कंपैरिजन। एक्सटर्नल कंपैरिजन मतलब कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन करना। मारुति होंडा के साथ अपने रिजल्ट कंपेयर कर रहा है कि क्या प्रॉफिट है, होंडा को कितना प्रॉफिट हो रहा है और मारुति को कितना प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलरली जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजी टू कंपेयर होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2012 में बनाया डिफरेंट फॉर्मेट के साथ और 2013 में आपने डिफरेंट फॉर्मेट के साथ अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना दी। अगर आप अकाउंटिंग अलग तरीके से करोगे हर साल तो क्या आप कंपैरिजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
Next, substance over form. This is the important one. What actually substance over form is, इसको समझते हैं कि substance over form क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. Let's understand what is the meaning of substance over form. Friends, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने एक हाउस खरीदा, लेट्स से एक हाउस खरीदा, एक प्रॉपर्टी खरीदी मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी को. 1 फरवरी को मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी खरीदी. मैंने पैसा दे दिया और उसने मुझे हाउस की की दे दी. मैंने पैसा दे दिया और हाउस की कीज उसने मुझे दे दी. अब ऑन लीगल पेपर्स, लीगली घर की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है. अब लीगल पेपर्स बनने में टाइम लग गया. लेट्स से 1 मई को घर की रजिस्ट्री हो गई. अब आप सोचेंगे कि सर घर का मालिक मैं 1 फरवरी को बना या 1 मई को बना. तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि हमें ट्रांजैक्शन का इकोनॉमिक सब्सटेंस देखना चाहिए. दैट मींस कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब हुई. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है 1 फरवरी को. तो हमें अपने बुक्स में एसेट कब रिकॉर्ड करना चाहिए? 1 फरवरी को, ना कि 1 मई को. 1 मई क्यों? लीगल तरीके से बने तो मालिक हैं, बट वो सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में टाइम लग गया. तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन का इकोनॉमिक सब्सटेंस देखना चाहिए, ना कि उसका लीगल फॉर्म देखना चाहिए. एक और एग्जांपल, आप गाड़ी खरीदने जाते हो. आज आप गाड़ी खरीदने गए. अब क्या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस पे आपका नाम लिखा होता है, क्या वो आज ही बनकर तैयार हो जाता है? नहीं, उसको टाइम लगता है 2 महीने. अब गाड़ी के मालिक आप आज हो या 2 महीने बाद, क्या आप गाड़ी आज से ही इस्तेमाल करने लग गए? यस, आप शोरूम में गए, गाड़ी खरीद के लाए, गाड़ी चलाने लग गए. आप कह रहे हो नहीं ये मेरा एसेट नहीं है क्योंकि ये अभी लीगली तौर पे मैं इसका मालिक नहीं बना. नो, गलत. आप इकोनॉमिक सब्सटेंस मतलब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखोगे कि कब अकर हुई है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर कब हुई है? आज. तो आप अपनी अकाउंटिंग में कब रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को? आज ही रिकॉर्ड करोगे. तो दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू, दैट मीन्स ट्रू प्रॉफिट, नॉट फ्री, बायस नहीं होनी चाहिए, मैन्युपुलेटेड नहीं होनी चाहिए. जो एक्चुअल रिजल्ट है वो ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बतानी चाहिए. नेक्स्ट, रिलायबिलिटी. हर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करी हुई इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए. रिलायबल का मतलब है उसके पीछे सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए. अगर आप परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप मशीनरी खरीद के लाए, आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो मशीनरी परचेज, तो क्या आपके पास उसका इनवॉइस होना चाहिए? यस, होना चाहिए. दैट मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल. जितनी भी आपने अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है वो रिलायबल होनी चाहिए. नेक्स्ट, न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी मीन्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायसनेस. किसी के फेवर में मेरी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. जो एक्चुअल रिजल्ट है वो ही मेरे को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना है. नेक्स्ट इज टाइमलीनेस. टाइमलीनेस मतलब टाइम पे बन जानी चाहिए. अगर आपका 6th क्लास का रिजल्ट 10th क्लास में आएगा तो क्या वो आपके लिए यूजफुल है? नहीं है. सिमिलरली 2012 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2018 में बनकर तैयार होगा तो क्या आप उससे डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे. तो दैट मीन्स इट शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम so that future decisions can be taken easily and on time. तो these are the basic qualitative characteristics जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट.
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब अकाउंटिंग करने के रूल्स और अकाउंटिंग करने की गाइडलाइंस। बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्यों बनाए गए? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। अगर इमेजिन करिए, अगर हर इंडिया का बिजनेसमैन अपने तरीके से अकाउंटिंग करता, तो क्या हर पर्सन, क्या स्टेक होल्डर्स हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाए गए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली अकाउंटिंग रूल्स या अकाउंटिंग करने की गाइडलाइंस हैं दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरी बिजनेस व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि द बिजनेस and the owner of the business both are the different entities. That means जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। इसका मतलब अगर बिजनेस में ओनर पैसा लेकर आता है या पैसा लेकर जाता है, तो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाएगा। दैट मीन्स द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस बोथ आर द डिफरेंट एंटिटीज, बोथ आर द डिफरेंट पर्संस। चलिए एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है। एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस एंटरप्राइज और ओनर दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन हिज ओन पर्सनल अकाउंट। बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होंगी? बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। और अगर ओनर अपनी बुक्स, पर्सनल बुक्स बनाता है, तो ओनर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी? ओनर की पर्सनल बुक्स में। हम ये नहीं कह देंगे कि ओनर और बिजनेस दोनों एक ही पर्सन है, नहीं। ओनर एंड बिजनेस बोथ आर द डिफरेंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नाम से ही पता चल रहा है, अकाउंटिंग में सारी ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होंगी? मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड होंगी। अब इंडिया में मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, तो इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज है। अगर मैं यूएस का अकाउंटेंट हूं तो मैं किस में रिकॉर्ड करूंगा? डॉलर्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्या कहता है? चलिए देखते हैं। लेट्स से एक एग्जाम्पल है कि भैया बिजनेस तो चलता रहता है, बिजनेस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिजनेस आने वाले 10 साल 15 साल तक चलता रहेगा। तो क्या मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 10 साल 15 साल तक कॉन्टिन्यूसली बनाती रहनी चाहिए? नहीं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अपने बिजनेस में एक पॉइंट पर रुककर अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, या आपको लॉस हो गया, या आपको फ्यूचर के डिसीजंस जो भी हैं क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड दैट पीरियड जनरली इज 12 मंथ। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। एंड कैलेंडर ईयर, कैलेंडर आपके घर पे रखा हुआ कैलेंडर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी को, और खत्म कब होता है कैलेंडर? 31 दिसंबर को। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड बी डन फॉर अ सर्टेन पीरियड।
एक पर्टिकुलर पीरियड की अकाउंटिंग कर कर देखना चाहिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्चुअली इंकर्ड. जैसे ही खर्चा होगा, चाहे आपने पे करा हो या नहीं करा हो, आपको रिकॉर्ड करना है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, फेब्रवरी में इलेक्ट्रिसिटी बिल, फेब्रवरी का इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आता है घर पे? मार्च में आता है सर. अब मार्च में आता है, आपने पेमेंट कब करी उसकी? मार्च में पेमेंट करी. आप मुझे बताओ कि एक्सपेंस कब का है, फेब्रवरी का है या मार्च का है? एक्सपेंस कब का है? वो फेब्रवरी का है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कब करी? फेब्रवरी में करी. तो सर एक्सपेंस कौन से महीने का है? वो फेब्रवरी का. सर हमने तो पे ही नहीं करा था फेब्रवरी में. तो क्या हो गया? क्या सिर्फ कैश का जाना ही खर्चा होता है? नहीं. तो इसी वजह से एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि वेदर द एक्सपेंसेस हैव बीन पेड और नॉट, if it is occurred, it is to be recorded in the same accounting year in which it belongs. Similarly for income, अगर आपने पैसा कमा लिया, चाहे आपको रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, it is to be recorded in the same accounting period in which it is actually earned. Friends, एक एग्जाम्पल और लेता हूं. आप अपने कंपनी में एम्प्लॉइज को सैलरी कब पे करते हो? नेक्स्ट मंथ पे करते हो. सर जनवरी की सैलरी फरवरी में पे होती है, फरवरी की सैलरी मार्च में पे होती है. अब आप मुझे बताओगे, जनवरी की सैलरी अगर मैं फरवरी में पे करता हूं तो क्या वो फरवरी का एक्सपेंस बन जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि आपने एम्प्लॉय से सर्विसेज कब ली? जनवरी में. तो वो एक्सपेंस किस मंथ का है? जनवरी का. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यही बात कहता है. एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश का आना और जाना नहीं देखना, हमें ट्रांजैक्शन जिस दिन एक्चुअली हुई है हमें वो देखना है, इररिस्पेक्टिव वेदर द कैश हैज बीन पेड और नॉट. Accrual concept is also known as mercantile basis of accounting. बिल्कुल ठीक. तो accrual concept एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. Under this concept, the effect of the transactions and other events are recognized when they occur and not as cash or a cash equivalent is received or paid. Received किसके केस में होगा? इनकम के केस में होगा. और पेड किसके केस में होगा? एक्सपेंस के केस में होगा. तो हमें कैश का आना और जाना नहीं देखना. अगर मैंने पैसा कमा लिया एंड इट इज सर्टेन टू रिसीव, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate, also known as mercantile system of accounting. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. सब मैचिंग कॉन्सेप्ट से मैचिंग सुनते ही एक याद आया कि बचपन में मैचिंग करवाती थी मैम. मैचिंग करवाती थी मैम, कहती थी कि कैपिटल वाले ए को स्मॉल वाले ए से मिलाओ, कैपिटल वाले बी को स्मॉल वाले बी से मिलाओ. क्या आप सब ने भी कुछ ऐसा करा है? यस. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या यही सब कुछ कहता है? चलिए देखते हैं. यस, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी इनकम कमाई, आपने जितना भी पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने के लिए जितने भी खर्चे हुए वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड करने हैं. सर मैंने 500 रुपीज की इनकम कमाई जिसकी वजह से मुझे एम्प्लॉयज को वेजेस देनी पड़ गई,
मुझे अपने एम्प्लॉयज को लेट्स से स्टाफ वेलफेयर का कुछ खर्चा हो गया। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, क्योंकि हम सामान बेचते हैं तो शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो क्या इनकम कमाने के लिए, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस हुए? बिल्कुल हुए। तो तो इन सब रेवेन्यू जनरेट करते हुए जितने भी एक्सपेंसेस हुए, वो सारे एक्सपेंसेस हमें क्या करने हैं? सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड करने हैं टू एसर्टेन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं इस साल इनकम रिकॉर्ड कर दूंगा और एक्सपेंसेस अगले साल रिकॉर्ड करूंगा, तो क्या कभी भी ट्रू प्रॉफिट या लॉस पता लगा पाऊंगा? नहीं पता लगा पाऊंगा। तो सिमिलरली मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना भी आपने रेवेन्यू जनरेट करा है, जितना भी आपने पैसा कमाया है, उस पैसे को कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो एक्सपेंसेस भी आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में ही रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आप हमेशा अपने बिजनेस में एक अजम्पशन लेकर चलेंगे कि दैट बिजनेस विल रन फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। अब सर फोरसीएबल फ्यूचर क्या होता है? फोरसीएबल फ्यूचर मतलब कि जहां तक आप अपने बिजनेस का विजन देखते हैं, जहां तक आप सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, दैट इज फोरसीएबल फ्यूचर। तो आप हमेशा अकाउंटिंग करते हुए ये एज्यूम करोगे कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग रन। कभी भी ये इंटेंशन नहीं होगी मुझे कल ही अपने बिजनेस को बंद करना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये इंटेंशन होगी कि मुझे कल ही अपने बिजनेस को बंद करना है, तो मैं कभी भी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि सर लेट्स से मैं आज एक मशीनरी खरीद के लाया, जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स, अगर लाइफ है 10 ईयर्स, तो क्या मैंने ये एज्यूम करा कि मैं अपने बिजनेस को 10 साल चलाऊंगा? अगर मेरे को ये कल ही बिजनेस को बंद करना है, मैं यही एजम्पशन लगाता रहूं कि सर कल हो ना हो, तो क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं कभी भी कोई मशीनरी या कोई एसेट खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाऊंगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट बिजनेस विल रन फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर, फॉर लॉन्ग रन। कभी भी ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि कल ही अपने बिजनेस को बंद करना है। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने एसेट्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अब कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट निकालते टाइम परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, जितना भी आपके एसेट का परचेज प्राइस है, उसमें वो सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं जो उस एसेट को रेडी टू यूज करने में लग गए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। लेट्स से 35,000 रुपीज का लैपटॉप खरीदने गया नेहरू प्लेस। दिल्ली में एक मार्केट है नेहरू प्लेस, जहां पे फेमस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। अब दिल्ली में 35,000 रुपीज का लैपटॉप खरीदने जा रहा हूं मैं। लैपटॉप है 35,000 का। 1,000 रुपीज सर आने जाने में लग गया। यहां से कैब करके गया और कैब से वापस आया तो 1,000 रुपीज लग गए। भाई एग्जाम्पल है 35,000 रुपीज का लैपटॉप, 1,000 रुपए का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो घर आते आते लैपटॉप 35 का है अभी भी या 36 का है? 36 का है। सर घर आके पता चला कि लैपटॉप में विंडोज ही नहीं थी। अब विंडोज के बिना तो लैपटॉप चलाना बेकार है, तो सर 5,000 रुपए की, 5,000 रुपीज की विंडोज डलवानी पड़ गई। तो सर एक्चुअली में लैपटॉप मुझे लैपटॉप की एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन गई? 41,000 रुपीज। All expenses which are incurred to make the asset ready to use are added in the cost of asset. Next concept is
रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एसेट को सेल करने पे जो पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। आप उसे मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट रियलाइजेबल वैल्यू ओनली व्हेन देयर इज इंटेंशन टू सेल सच एसेट। अगर एसेट आप अपने यूज करने के लिए लेकर आए हो तो आप कभी भी उस एसेट की मार्केट वैल्यू नहीं जानना चाहोगे। अगर आपकी इंटेंशन टू सेल, अगर आप उस एसेट को बेचना चाहते हो तभी तो आप उस एसेट की मार्केट वैल्यू पता करते हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सर, आपके रूम में लगा हुआ फैन, आप अपने फैन की क्या रोज मार्केट वैल्यू पता करते हो? नहीं सर, क्योंकि हमें उसे बेचना ही नहीं है। तो सर 1000 रुपीज का फैन था, मैंने अपने लिए यूज करने के लिए लेकर आया हूं, तो मैं अभी भी मेरे लिए 1000 रुपीज का माइनस डेप्रिसिएशन। बट मार्केट वैल्यू कब पता करना चाहोगे? जब आप उसे बेचना चाहोगे। तो सिमिलरली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, assets are to be recorded at realizable value only when there is intention to sell such asset. Next accounting concept is dual aspect concept। बहुत ही आसान सिंपल सा concept, that debit is always equals to credit। अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इंपैक्ट होते हैं। तो दैट इज वाई डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। इसी वजह से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ा है, दैट एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मशीनरी परचेज्ड इन कैश। मैंने मशीनरी परचेज करी कैश में 10,000 रुपीज की। अब मशीनरी परचेज करी तो क्या एसेट बढ़ गया? यस। बट दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ? दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ? कैश एसेट है और वो क्या हो गया? कम हो गया। एक एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट क्या हो गया? कम हो गया। सिमिलरली हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इंपैक्ट होते हैं अकाउंटिंग में? 2 इंपैक्ट होते हैं। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। Next accounting concept is conservatism, also known as prudence। अब prudence क्या कहता है? Prudence कहता है anticipate your future losses but not your future incomes। फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेस आज ही एंटिसिपेट करो और उनके लिए प्रोविजन बना के रख दो, बट कभी भी अपनी फ्यूचर की इनकम्स के लिए प्रोविजन नहीं बनाना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है फ्रेंड्स, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं। रामू, आपका फ्रेंड रामू, रामू को 5 साल बाद यूएसए जाना है एमबीए करने। रामू कहता है 50 लाख रुपए का खर्चा है। क्या रामू आज से ही पैसा जोड़ना शुरू कर देगा? यस। उसे पता है कि फ्यूचर में मेरा कुछ एक्सपेंस होने वाला है, तो क्या वो आज से ही कुछ कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर देगा? यस। बट मैं कहता हूं रामू को 5 साल बाद रामू की जॉब लगेगी और रामू की जॉब लगेगी और रामू का पैकेज होगा 20 लाख रुपीस पर एनम। आओ रामू आज ही पार्टी करते हैं, तुम्हारी 5 साल बाद जॉब लगने वाली है रामू, तुम मुझे ऐसा करो आज ही पार्टी दे दो। रामू कहेगा सर कैसी बातें करते हो, होश में तो हो, जब 5 साल बाद जॉब लगेगी तब पार्टी मांगना। तो सिमिलरली बिजनेस में भी तो यही बात है। बिजनेस में 5 साल बाद या आने वाले फ्यूचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हम उनके लिए क्या आज से ही पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे, और उन पैसे को जोड़ना दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। हम प्रोविजन बनाना शुरू कर देंगे। बट क्या कभी भी फ्यूचर की इनकम्स को एंटिसिपेट या एस्टिमेट करेंगे? नहीं। तो प्रूडेंस कहता है कि एंटिसिपेट योर फ्यूचर लॉसेस बट नॉट योर फ्यूचर इनकम्स।
नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स कि जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड आने वाले सालों तक आपको फॉलो करते रहना है. अकाउंटिंग मेथड जैसे कि आपने देखा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और भी बहुत सारे मेथड हैं. तो कंसिस्टेंसी कहता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो आने वाले सालों तक भी आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड. कंसिस्टेंट रहना है. जो अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड आपने अडॉप्ट कर लिए, वो ही आने वाले सालों तक फॉलो करते रहना है. तो सर, क्या हम कभी भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं कर पाएंगे क्या? चिंता मत करो. Accounting policies can be changed under some exceptional circumstances. तो पहला एक्सेप्शनल क्या है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज हो जाता है, तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं. दूसरा, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ. अगर हमें लॉ कहता है कि अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करो, तो हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं. थर्ड, इफ सच चेंज विल रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर मेरे को चेंज करने से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड एक्सप्लेनेटरी हो जाती हैं, तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकता हूं. तो दैट मीन्स आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिर्फ और सिर्फ इन 3 सर्कमस्टांसेस में ही चेंज कर सकते हैं. आप ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी, कभी कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी. नो, once the accounting policy is followed, it should be followed for the number of years, except under few circumstances. पहला क्या है? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कह देता है कि चेंज करो, या लॉ कह देता है कि चेंज करना पड़ेगा. थर्ड इज इफ सच चेंज विल रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन. अगर वो चेंज करने से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो जाती हैं, एक्सप्लेनेटरी हो जाती हैं, तो वो चेंज मैं कर सकता हूं. द लास्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज मेटीरियलिटी. मेटीरियलिटी क्या कहता है? मेटीरियलिटी कहता है कि ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी इन द अकाउंट्स. आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर मटेरियल, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अब सर, इंपॉर्टेंट क्या है? सर, रामू के लिए, ये रहा बेटा आपका फ्रेंड रामू. अब रामू के लिए सर 1000 रुपीज का एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सर, आप कहते हो कि 1000 रुपीज का खर्चा बहुत बड़ा है रामू के लिए, तो इंपॉर्टेंट है. अगर मैं यही बात मुकेश अंबानी के लिए कहूं, तो क्या मुकेश अंबानी के लिए 1000 रुपीज का खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं. तो मेटीरियलिटी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. मेटीरियलिटी डिपेंड्स अपॉन स्केल ऑफ द बिजनेस, कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है. तो मेटीरियलिटी डिपेंड्स अपॉन पर्सनल जजमेंट. इट इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन कि वेदर द इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट. बट जनरली हर इंफॉर्मेशन जो डिसीजन चेंज कर दे स्टेक होल्डर का, that information is considered as important information. For example, let's say मैं कहता हूं कि फ्रेंड्स, आपके रामू के फ्रेंड के अकाउंट्स में 50 नंबर आए थे. तो आप कहते हो रामू इंटेलिजेंट नहीं है. सर, रामू एक एवरेज बच्चा है. अब मैं कहता हूं रामू के 95 नंबर आए थे. तो आप कहते हो सर रामू तो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा अकाउंट्स में नंबर लेकर आया. तो दैट इंफॉर्मेशन विच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द स्टेक होल्डर.
सिमिलरली बिजनेस में जो इंफॉर्मेशन एक स्टेक होल्डर का डिसीजन चेंज कर दे, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो मटीरियलिटी स्टेट दैट हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग में होनी चाहिए. This is that's all for today's class. We will going with the next topics in the next class. Thank you very much. Tata, bye bye. Done.